अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरअमन इनकलाब और मैं हूं आपका होस्ट अफजल अयूबी। नाजरीन, हुकूमत मौजूदा वक्त में आम आदमी को रिलीफ देना चाहती है, आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना चाहती है, मगर नाकाम है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आम आदमी के लिए कुछ करना चाहते हैं मगर आमदन नहीं है। हमारी मुल्क की आमदन किस तरह बढ़ सकती है और किस तरह आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार खान साहब। आप इंजीनियर भी हैं, साबिक MD वासा भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं और टैक्स माहिर उमूर भी हैं। उमर साहब, आपकी नज़र में हुकूमती आमदन क्या है और मौजूदा निज़ाम में आप क्या समझते हैं? आमदन से मतलब हमारा है हमारी ग्रॉस रिसीट्स जो है जी। अब इसमें समझने वाली बात है कि हुकूमत की आमदन क्या है। हुकूमत की आमदन मुख्तलिफ रिसीट्स पे बेस करती है, जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इवन अब तो प्रोविंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी 18वीं तरमीम के बाद जो कि सूबाई हुकूमतें कलेक्ट करती है। जी। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि फेडरल टैक्सेस की बात में हमें 4300 अरब रुपए का हमारा तकरीबन टारगेट है। जी। और जो सूबाई हुकूमतें इकट्ठा करती हैं वो तकरीबन सारी चारों सूबाई हुकूमतें मिलकर भी 1000 अरब के करीब इकट्ठा करते हैं। 1 खरब। जी। उससे ये मसला है कि ये हमारी कुल आमदन है। अब उसके सामने हमारे खर्चे हैं। जी। अब खर्चे भी बेशुमार है हुकूमत के। उसमें से ये जितना ये 4300 बिलियन इकट्ठा होता है जी। उसमें से 52% सूबों को ट्रांसफर हो जाता है और वफाकी हुकूमत की जो आमदन है वो 2100 या 2200 अरब रुपए की टोटल रह जाती है। अब ये टोटल उसकी वो आमदन है जिसमें उसने आवाम को भी रिलीफ देना है। जी। और मुल्क भी चलाना है, हुकूमत भी चलाना है। जी। और उसने इसके अंदर सारे लोगों के अदा करने हैं, कर्जे भी अदा करने हैं, सूद भी अदा करने हैं और डिफेंस का बजट भी मेंटेन करना है। ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर आकर बड़ा जरूरी सवाल है कि हुकूमत के पास फिर बचता क्या है। जी। अब इस वक्त जो दफाई बजट है वो 1300 से 1500 अरब रुपए वो ले जाते हैं। जी। और जो वफाकी हुकूमत का अपना मैग्नीट्यूड है वो 500 अरब है। ठीक है। उसकी तनख्वाहों का मैग्नीट्यूड जो है वो 500 अरब, 1700-1800 अरब तो ये हो गया। अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत के पास एक पैसा भी नहीं बचता इन दो मेजर खर्चों के बाद। आवाम को रिलीफ तो बाद में देना है, उससे पहले उन्होंने कर्जों की सूद की अदायगी करनी है। जी। जो 1300 अरब रुपए उसने कर्जों के सूद किसने देने हैं? जी। वो भी नहीं हुकूमत के पास देने के लिए। उसके बाद फिर आपका डेवलपमेंट बजट उसने मेंटेन कर, उसका नतीजा ये निकला कि फिस्कल स्पेस ही नहीं है। फिस्कल स्पेस होगी तो आपकी आवाम को हुकूमत रिलीफ देगी। फिस्कल स्पेस तो बिल्कुल नहीं है सर। जब से ये हुकूमत आई है परेशानी में है। ये जो 7-8 माह से हुकूमत अपना रोना रो रही है आमदन की वजह से, वो हकीकत में ये निज़ाम जो मौजूदा निज़ाम है इसके तहत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही रोना रो रही है, क्योंकि ये तो खर्चों की मैंने भी बात की ना। जी। जब से ये हुकूमत आई है इसने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जी। इसने तकरीबन $9 बिलियन के कर्जे भी वापस करने हैं। जी। अब वो कहाँ से आएंगे? एक तो डॉलर वैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। जी। पाकिस्तान के मसाइल डिफरेंट है। हमारे इकोनॉमिस्ट जो है पाकिस्तान को जिस मॉडल पर ले जाते हैं, हम कहते हैं कि रुपए की कीमत कम कर दो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। जी। तो भाई एक्सपोर्ट है ही नहीं है हमारी। जी। एक्सपोर्ट बढ़ कैसे जाएंगी? विदाउट डूइंग एनी, हम होमवर्क किए बगैर ही रुपए की कीमत कम कर दे। हमारी तो एक्सपोर्ट है ही नहीं। बिल्कुल हम सही तो है। इम्पोर्टिंग कंट्री हैं। जी। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो $58 बिलियन की हैं। जी। और जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो $20 बिलियन की हैं। जी। हमें रुपए की कदर करने कम करने से सिर्फ नुकसान होता है। $98 बिलियन के कर्जे भी देने हैं। जी। उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसलिए हुकूमत को बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पे आना पड़ेगा। जी। और रुपए की कदर को उल्टा बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। मैं इफ्तिखार खान साहब, जैसे उमर इकबाल ख्वाजा साहब ने कहा, अगर सूबाई अथॉरिटीज की वो आमदन को मिलाया जाए, वफाक की दोनों को मिलाया जाए तो ये 44 खरब रुपया आमदन बनती है हमारे पाकिस्तान की। इस 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपकी नज़र में इस आमदन से मुल्क को चलाया जा सकता है या इस आमदन को बढ़ाया जा सकता है? ख्वाजा ने जितनी बातें की हैं बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट सामने रखे हैं उन्होंने। जी। और यही हमारे मसाइल हैं और इसको दूर करना है। और उसको दूर करने के लिए बात यह है कि हमने गरीब को फैसिलिटीज़ देनी है। जी। उसके लिए पैसे चाहिए। जी। ये खर्चे भी अपनी जगह हैं। जी। फौज के हैं, फिर सूबाई हैं, फिर और दूसरे,
लेकिन असल बात जो है वो ये है कि आपकी आमदन बढ़नी चाहिए। जी जी आमदन बढ़ने का जो इस वक्त सिस्टम है वो ये है कि टैक्स लगा दो। जी जी यही है ना, बजट बनता है जी, ये टैक्स इतने टैक्स इकट्ठे इतने कर दो, इसको ये बढ़ा दो, उसको ये बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाने से क्या होता है? रेट बढ़ता है, आम बंदे के ऊपर बोझ पड़ता है। रेट बढ़ता है मार्केट में। जी जी आप कुछ बढ़ाते हैं, पब्लिक जो है उसको कई गुना बढ़ा जाती है, ठीक जी। है। अब जब रेट बढ़ जाते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। जी जी तो महंगाई बढ़ाने से तो आमदन तो बढ़ाने की नहीं बढ़ेगी, जी जी वो तो उलट असर पड़ गया। तो लिहाजा मैंने जो प्रपोज किया है अपने पुरअमन इनकलाब में, जी जी और ये गारंटी से कहता हूँ जी कि ये चीज अब आने वाले वक्तों में ऐसे होगी जैसा जिसका मैं अभी जिक्र करने लगा। जी जी ऑस्ट्रेलिया और जर्मन इस पे बड़े एक्टिवली सोच रहे हैं। जी जी उन्होंने कुछ कुछ इससे इम्प्लीमेंट भी इस बात के कर दिए हैं। अब वो सिस्टम क्या है कि हम सारे टैक्स को जीरो कर देंगे। ठीक है। सब टैक्स जीरो हो गए तो चीजें कीमतों की आधी हो जाएंगी। ठीक है। आपकी गाड़ी इस वक्त 30 लाख रुपए की मार्केट में है, जी जी तो वो 15 लाख में मिलनी शुरू हो जाएगी। जो पान 70 रुपए का पान खाने वाला गरीब आदमी कुआं वाला पान 50, 60, 30, 40 रुपए, अच्छे पान जो है ना, जी जी जेदी पान वाला 70 रुपए का पान भी देता है। जी जी और है इसमें क्या, इसमें कत्था चूना जितनी चीजें हैं ना 4-5 डलती, वो सारी इंपोर्ट होती हैं, सब पे टैक्स लगता है। जी जी तो जब वो टैक्स खत्म हो जाएंगे, मेरी जी। बात एक मिनट, खत्म हो जाएंगे तो वो ज़ाहिर है पान जो है इसकी कीमत कम हो जाएगी। ठीक है। जब कम होगी कीमत तो रिलीफ पब्लिक को ही होगा। अब जितने टैक्स हम खत्म कर देंगे तो उसके लिए आमदन भी बढ़ानी है। आमदन मैं कहता हूं कि आप जो खर्च करें जी जी अपनी जरूरियात पे, जी जी ये नहीं आपने ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे कोई नहीं, या आप रिक्शे पे जा रहे हैं या बस पे बैठे हुए हैं, इस पे ये खर्चे नहीं है। जी जी वो जो है उसे 20 जितने खर्चे करने हैं, जी जी इस पे वर्ल्ड बैंक ने भी निकाला है कि हम साल के 2017 में हमारे वो कौन से खर्चे थे जो मेडी सिस्टम में आ रहे हैं ना, वही उन्होंने एक फिगर दी है। जी जी अब आगे 218 की भी एक आध दिन में आपको मिला के दूंगा। जी जी तो वो उतने ही बनते हैं जितना मैं टैक्स कलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। जी जी हमारे साथ मैच कर रहे जी हैं। जी। खैर वो ना भी मैच कर रहे हैं लेकिन हकीकत है। जी जी। इसके बाद असल में जो 20% मैंने टैक्स लगाया है जी जी। उसकी रिकवरी का मसला है। जी जी। रिकवरी का मसला ये है कि किसी महकमे के बगैर ही मेरे सिस्टम में रिश्वत जीरो हो जाती है। जी जी आपका इनकम टैक्स महकमा ही नहीं रहा तो रिश्वत किसने लेनी है? 20% टैक्स वसूल करने से कितना इकट्ठा हो सकता है सालाना? 100 खरब से ज्यादा। मैं बड़ी मुहतात रह के बात करता हूँ। 100 खरब रुपए सालाना इकट्ठे होंगे। जी जी। और पहले दिन से इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और जी। एडवांस होंगे। खान साहब ने जिस तरह कहा, उमर साहब 100 खरब तमाम टैक्सेस को खत्म करके सिर्फ परचेज टैक्स 20% लिया जाए तो पहले साल में 100 खरब से ज्यादा आमदनी हमारी पाकिस्तान की हो सकती है। आप इत्तेफाक करते हैं सर? देखिए जी, बेसिकली जो इनका आइडिया है वो तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन जी। उसकी जो बेसिस है ना 100 ट्रिलियन की इकट्ठे करने की, जी जी उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। जी जी उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान को सामने रख के मैं बात करूँ। जी अभी हम बात करें अवाम को रिलीफ देने की, जी जी हमारी 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदा है। जी जी बिलो पॉवर्टी लाइन से मुराद क्या है? लेट्स डिस्कस दैट। बिलो पॉवर्टी लाइन उसको हम कहते हैं जो बंदा या फैमिली $1 रोजाना भी नहीं कमा रहा। $1 यानी कि 140 आमदन रुपए कुछ भी नहीं है, उसकी आमदन ना होने के जी, बराबर है। जो खान साहब प्रपोज कर रहे हैं उसमें हर तरह के आदमी को 20% परचेज टैक्स लगा रहे हैं। जी जी इस वक्त अगर 17% सेल्स टैक्स हमने लगाया हुआ है, जी जी तो वो तो फिर ये भी तकरीबन उससे मिलता जुलता ही मॉडल ला रहे हैं जी जी कि वो परचेज के ऊपर उसका रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी जी ये उससे बल्कि मेरे हिसाब से तो एक मुल्क में एक नई महंगाई की लहर भी आ सकती है। मसला जब आप 17% टैक्स को बढ़ाकर 20% कर देंगे टैक्स जी जी को, तो डेफिनेटली एक महंगाई उमर बढ़ साहब जाएगी। उसके साथ दूसरे टैक्स भी खत्म हो रहे हैं वही सारे। वो तो दूसरे टैक्सेस का नेट इम्पैक्ट क्या है जी, यही जी। तो आपको देखना है। जी, जी। दूसरे टैक्सेस का ग्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आपका इम्पैक्ट 17% भी नहीं है। ठीक है।
आप देखें इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स का निजाम राइज जी, है जी। उसमें सेल्स टैक्स बहुत सारी चीजों पर नहीं है, मसलन किन चीजों पर नहीं है, आपकी जी। जितनी अशाए खुर्दोनोश है, आटा घी चीनी पर नहीं है। जी जी ये जो प्रोडक्ट्स है अगर आप इनको भी टैक्स कर देंगे तो जी। उल्टा महंगाई बढ़ जाएगी, इनकी प्राइसेस में शदीद इंक्रीज आएगा और आपका वो जो 50% तबका है उसके लिए सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं सारी दुनिया में, ये याद रखें। ठीक है। सोशल सेफ्टी नेटवर्क से क्या होता है, उन खानदानों को तो इमदाद देनी होती है हमने। जी, जी। जैसे इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ा शानदार प्रोग्राम जी, है, जी। काफी सारे 60 लाख से ज्यादा खानदानों को आउटरीच कर रहा है। इस तरह के सोशल नेटवर्क्स प्रोवाइड कर बजाय इसके कि उनकी परचेज को भी टैक्स कर दिया जाए। बेसिकली तो इसमें जो आपकी 100 ट्रिलियन की कलेक्शन के ऊपर आप जो बेसिस बना रहे हैं ना कि इतने हाउस होल्ड यूनिट्स हैं, वो भी कम है। जी जी अगर पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी है तो उसको अगर आप फैमिली साइज 6 का भी समझें तो जी, जी। टोटल हाउस होल्ड यूनिट्स पाकिस्तान में 3-3.25 करोड़ है। ठीक है। पहली तो ये बेसिस यानी आपको कि सर, देखिए, जो 5 करोड़ की फिगर है वो इफ्तिखार नहीं, खान वो- साहब की, वो उतने नहीं है, लोग नहीं है। नहीं है। आपकी नजर में 3-3.5 करोड़ है। ये तो अभी खाना शुमारी आपने की है ना। जी, जी। अभी जो खाना शुमारी हुकूमत पाकिस्तान ने 2018 में करवाई है जी, उसमें 2.70 करोड़ हाउस होल्ड यूनिट्स उन्होंने जी, जी। डिटरमिन किए हैं, या वो उस पर चाहे काफी तहफात है, मैं 3 करोड़ कर लें उसको, तो वो हाउस होल्ड यूनिट्स की तादाद को आपको पहले करेक्ट करना है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फिर आपने एक 50% आबादी को तो बिल्कुल टच नहीं करना, वो बेचारे तो पहले ही गुर्बत के अंदर जिंदा है, गुर्बत से भी नीचे नहीं, जिंदा 1 है। करोड़ की फिगर आपने किताब पढ़ी है, 1 करोड़ फिगर है जिसमें 1 लाख बंदा 1 लाख से लेकर 10 लाख तक खर्च करता है। 1 करोड़ बंदा होगा पाकिस्तान में? 1 करोड़ फैमिली की बात करें, 1 करोड़ जी। बंदा नहीं है, 1 करोड़ फैमिली है और वो भी नहीं है, 1 करोड़ फैमिली नहीं है वो। देखिए आपके 40 लाख तो टोटल सरकारी मुलाजम है जी। जिनकी एवरेज तनख्वाह अगर पूरे पाकिस्तान के सैलरी स्केल की करें तो 60,000 रुपए से ज्यादा ही नहीं। उमर साहब, मुझे ना ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से आके बहुत सी मजे की बात चल रही है और आपसे बहुत से सवाल होंगे इस पर। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं यानी कि 1 करोड़ बंदा ऐसा नहीं है जो 1 लाख से 10 लाख खर्च करता है, और 10 लाख बंदा ऐसा नहीं है जो 10 लाख से अबव खर्च करता है। नहीं, वो है 10 लाख आदमी, अच्छा, उस वो फिगर से आप 10 एग्री लाख करते हैं? आदमी है, ठीक वो है। 10 लाख फैमिली है जी जी जो कि 10 लाख से ऊपर खर्चती है, जी जी। लेकिन जो बेसिक वाला पहला है वो नहीं है आपके पास। अच्छा उमर साहब, इसमें एक रिपोर्ट है हमारे पास उसकी वर्ल्ड बैंक की, जिसमें 2017 में ये कहा गया है पाकिस्तान में टोटल खर्च कितना हुआ है। अगर उसका 20% निकाला जाए ना तो उससे 110 खरब रुपया पाकिस्तान में टैक्स वसूली हो जाती है। खर्च, सिर्फ खर्च के ऊपर 20% किया जाए, चलो फिगर तो वो हो सकती है, वो कमी पेशी, लेकिन हम खर्च पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। सर गुजारिश ये है जी, कि जी। वो भी फिगर 312 ट्रिलियन की है, जी जी तो उसका 20% 60 खरब रुपया बनेगा। जी किसी भी सूरत वो 60 खरब रुपए से ऊपर नहीं आपको रिकवरी होती। जो अगर आप 20% में कोई रू रियायत किए बगैर, जी, जी। जिसमें आटा दाल चीनी के ऊपर भी हमने 20% टैक्स लगा देना है, जी, जी। फिर आपको 60 अरब रुपए की होती है उससे। जी। अगर आप जो फिगर आप कोट कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की जी, जी। कि 312 ट्रिलियन रुपीज आप सालाना खर्चते हैं, जी, जी। तो 66 ट्रिलियन उसका 20% है, इससे 62 बिलियन, इससे ऊपर तो कलेक्शन नहीं होगी। मेरी फिर आप गुजारिश नहीं समझ रहे, जी, जी। पाकिस्तान में इनहेरेंट प्रॉब्लम है हमारे पास। आमदन जो असल टैक्स करने वाली वो ब्रैकेट है ना, उसको हम छेड़ नहीं रहे। ये जी, जो खान साहब, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड सिस्टम इनका, जी, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये एक मुसावी बुनियाद पर टैक्स लगा रहे हैं। जी, जी। मुसावी बुनियाद से क्या मुराद होती है कि चाहे मेरी ताकत 10 लाख खर्चने वाली है मुझे 20%, और जी। चाहे मेरी ताकत 1 लाख खर्चने वाली है वो भी मुझे 20%। जी, जी। दुनिया सारी में देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, जी जी उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन। जी जी प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये होता है मेरे असासों की बुनियाद के ऊपर या मेरी आमदन की बुनियाद पर जी, जी। मेरा रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है। जी जी उसका मतलब मैं दोबारा से भी समझा देता हूँ जी, जी। कि मसलन अगर मैं सालाना गोशवारे में अपनी आमदन 20 लाख रुपए दिखाता हूँ जी जी और मेरे असासे मेरे पास 20 करोड़ के हैं, तो वो मेरा रेट ऑफ टैक्स वो 20 करोड़ की बुनियाद पर होगा। जी, जी। हाँ, एक और आदमी भी 20 लाख की आमदन दिखा रहा है, जी, जी। लेकिन उसके असासे 2 करोड़ के हैं, जी, जी। तो उसका रेट मेरे से काफी कम होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल, यानी कि उसका रेट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्योंकि उसके असासे कम है। जी, जी। ये एक बेहतर सिस्टम है जिसकी तरफ आजकल दुनिया सारी में
रुझान पाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है। एज यू आर रिच यू पे टैक्स मोर। जी जी फ्रांस की मिसाल ले ले, उन्होंने जो अपना हायर जो अमीर तबका है जी, उसको बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जी, है। जी। नो डाउट के बाद वहां पर सोशलिस्ट हुकूमत है आजकल। जी जी उससे नुकसान जरूर हुआ कि उनके एंटरप्रेन्योर ने काम छोड़, लेकिन असूल वही है कि जिसके पास ज्यादा आमदन है, जिसके पास ज्यादा जायदाद है, वो ज्यादा टैक्स देगा। जी जी ये असूल नहीं है कि मेरे से एक $100 वाला महीने का कमाने वाला भी वही टैक्स देगा जो $1,00,000 कमाने वाला। ये असूल नहीं है। जी, जी। ये मसावी वाला असूल नहीं उमर है साहब, जिस तरह वो टैक्स जितना ज्यादा लोग देते जाते हैं उनके रेट कम होता जाता है। हमारा तो हमारा पाकिस्तान उल्टा ना। साहब है। हम तो बिल्कुल, जी, हम हमारी रिच क्लास देती नहीं है टैक्स। जी, जी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी, जी। कि देखिए पाकिस्तान में आमदन, आपका बेसिक क्वेश्चन है कि आमदन कैसे ठीक होनी है। जी जी आमदन ठीक करनी है आपने तो रिटेल सेक्टर को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा आपको। जी जी अब मैं खुद चूंकि टैक्स कंसल्टेंट भी और डील भी, आपका चूंकि बहुत जो अमीर तबका है वो बहुत ज्यादा करता है स्पेंडिंग, लेकिन चूंकि रिटेल सेक्टर आपका टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। जी जी वो रिटेल सेक्टर जहाँ से वो जाके शॉपिंग करता है या जिसके वो तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। जी जी तो जब वो 13% या 17% रिटेल सेक्टर और 1% टैक्स कलेक्शन हो, जी, जी। तो वो आपकी आमदन कहाँ से होगी? आपको आमदन बढ़ानी है। इमरान खान की नीयत पर हमें कतई शक नहीं है। जी, जी। इमरान खान की बिल्कुल नीयत लोगों को रिलीफ देने की। जी, जी। रिलीफ तब दिया जाएगा जब आपके पास पैसे होंगे। जी इफ्तिखार खान साहब, जैसे उमर साहब ने बड़ी तफसील से कहा, इस तरह जो वो आपको हमारी फिगर है सो खराब इकट्ठा नहीं हो सकता। आपने जी, जी। आपने बिल्कुल ख्वाहिश साहब को खूब टाइम दिया है। इन्होंने कोई मेरा ख्याल है 50 सवाल मुझे कर जी, जी, दिए हैं कोई शक और नहीं। मेरे पास इन 50 के 50 का बड़ा सॉलिड जवाब है। जी, जी। मेरी सोच ये है जी, जी। कि मैंने कोई चीज खरीदनी है तो आई शुड पे। ठीक है। आई शुड पे, मुझे भिखारी नहीं बनना चाहिए। जी जी हमने लोगों को ये खाना खिला रहे हैं बाजारों में, कहते हैं जी बड़ा सवाब हो रहा है, मलक रियाज को ये खाना खिलाता है। जी। ये हजूर के, ये अल्लाह के नबी की उम्मत को भिखारी बना रहे हैं। जी 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 होना ये चाहिए गरीब आदमी से। मैं उस आदमी से चल रहा हूँ जो सड़क पे बैठा हुआ है और सारा दिन मांगता है, 2 उसके बच्चे हैं, रात को वो 4 काने तान के उसके ऊपर एक चादर रत्ती पे सोता है। जी जी बात को तो वो भी ऐसा नहीं है। एक सेकंड नहीं, हाँ जी, जी, ये इससे नीचे और क्या जाना है, ये दिस इज द जी, वर्स्ट। जी। मैंने उसी को आज भी, जी जी कल नहीं, आज ही मकान देना है, आज ही नौकरी देनी है, आज ही उसके बच्चे को स्कूल में दाखिल करना है, आज ही मैंने उसकी हेल्थ इंश्योर करनी है उस आदमी जी, की जो सड़क पे है। कैसे करूंगा? जी, जी। एक ही तरीका है जी, जी। कि मुझे उसको इतनी तनख्वाह मैं दूं जी, कि जी। ही कुड पे इजीली, जी जो अपना घर चला सके। वो अपना घर चला सके। जी, जी। और 2,000 रुपया महीने का जो मकान देता हूँ, 2,000 किस्त वो दे सके, 2,000 उसकी हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जी, जी। मियाँ बीवी और 2 बच्चे, ठीक है। इसको लेके मैं चला हूँ। जी, तो जी। ये 6,000 एक आदमी की सालाना इंश्योरेंस, तो 24,000 बनता है, महीने के 2,000। जी, जी। 2,000 रुपया वो इंश्योरेंस का देगा, 2,000 रुपया वो टिकट अपनी जो है ना उसकी किस्त देगा मकान की। जी, जी। और 2 बच्चे उसको जो पढ़ने जाएंगे वो 2,000 रुपया फीस देंगे, ठीक है। मुफ्त नहीं। जी जी अब 8,000 उसको हमने देना है गवर्नमेंट ने कि ये तो तू ले लेना। जी जी बच्चों की गवर्नमेंट ने तालीम दे के लिए, दिया, जी जी घर के ठीक लिए, है। जी जी फिर आपने उसको 5,000 और दे दिया, ये तुम्हें टैक्स जो लगेंगे ना, जी, जी। ये वो देना। ठीक है। उसकी 20,000 में से 4,000 ही टैक्स बनता है, जी, वो जी। भी हम उसे दे रहे हैं। अच्छा, अब सिलसिला मेरा कुछ इस तरह शुरू होता है जी जी कि हमने गरीब आदमी को बेसिक फैसिलिटीज आज से ही देनी है। ठीक है। आप कहते हैं जी हम बिल नहीं दे सकते हो, मैं कहता हूं मैं सुबह 2 रुपए रेट कर दूंगा बिजली के, जी जी और बिजली जाएगी भी नहीं। जी जी मेरी बात तो कोई सुने, जी जी कैसे होगा? जी, जी। वो आमदनी बढ़ेगी, जी, जी। 100 खरब आमदन बढ़ेगी इस तरह जी, जी। कि हमने जो खरीदना है उसकी रसीद लेनी है, ठीक है। और रसीद के साथ 20% अमाउंट का 2 टोकन होगा, जो आधा रसीद पे चस्पा हो जाएगा, आधा ऑफिस कापी पे चस्पा हो जाएगा। जी, जी। और ये रसीदें गवर्नमेंट की रेगुलर नंबर से प्रिंट होके फ्री मिलेंगी उनको। जी जी
और महीने बाद या 15 दिन बाद ये रसीदें वापस चली जाएंगी, अकाउंट फॉर होंगी, ताकि ये कोई डुप्लीकेट रसीदें ना बने, कोई डुप्लीकेट टोकन ना बने। एक टोकन अगर गलत प्रिंट हो गया जी। वो पकड़ा जाएगा। जी जी बात तो सोच के सीमेंट सिस्टम बनाने की है ना। जी। अब जब हम कहते हैं कि 5 करोड़ पे आता हूं मैं, अब जी। 5 करोड़ की बात जो कहते हैं ना, मैं कहता हूं जी 20-22 करोड़ की आबादी है। ठीक है। इसमें 5 करोड़ आदमी, वो जो सड़क पे है ना, वो भी एक है कमाने वाला। जी। उसकी बीवी भी कमाने वाली है। 5 करोड़ लोग हैं जो कि जिनकी आमदन होनी चाहिए 20। मैं ये नहीं कहता कि हैं, मैं कहता हूं हम करेंगे, पहले फिर सिस्टम लाएंगे। जी। उनकी आमदन हम 25,000 रुपए से बढ़ाएंगे। जी। जो अब कौन कौन है? जी। वो आदमी भी है जो एक मुजारा है। जी। मुजारे ने जमींदार से जमीन ली, 1 कनाल ली, 2 कनाल ली, 1 मरबा लिया, 2 उसे वो वहां पे इरिगेशन करता है उसको, ठीक है ना, और कुछ देता है उसे फिर मालिक को। उसने आगे अपने बीवी बच्चे लगाए हुए हैं, और साथ उसने क्या लगाया हुआ है, साथ उसने मुजारे ने अपना एक वर्कर भी लगाया हुआ है। मुजारे ने अब मुजारा भी उस वर्कर को 25,000 रुपये तनख्वाह देगा तो काम करवाएगा, नहीं तो नहीं। मेरा इंसाफ का सिस्टम ऐसा है कि अगर वो एक दफा दरखास्त दे दी तो वो उस जिम्मेदार की ऐसी की तैसी फिर जाएगी। जी। सारी चीजें मिल के चलती हैं ना। जी। तो इस तरह ये है कि जब एक सवाल उन्होंने किया है कि जी ये अमीर आदमी तो को बहुत ज्यादा देना चाहिए। जी ना, मेरे सिस्टम में अमीर आदमी पर टैक्स ही खत्म हो गया, 0। वो तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह वो 20% उसका इनकम टैक्स, उसकी प्रॉपर्टी, उसके मेरे पास 10 मकान है ना, आप कौन है पूछने वाले? मेरे पास 10 मिले हैं, आप कौन है पूछने वाले? जी। मेरी किसी चीज को पूछना नहीं किसी ने। मैं पूछे तब कि मैं अगर अपने बच्चे को अमेरिका में पढ़ा रहा हूं तो क्या मैंने उस पे, वो मेरा खर्चा है डेली का, उसमें 20% डॉलर जो यहाँ से भेजे हैं, 20% पे मैंने टोकन जमा कराया है। जी। और टोकन खुद नहीं जमा कराना होता। जी। होना होता है, सिस्टम ऐसा है जी। कि दुकानदार ने पान बेचा है तो एक पान बेचा है तो उस पर भी वो करेगा, उस पे टैक्स लेगा, उस पे वो उसकी रसीद देगा, उस पे लिखेगा इस नाम का आदमी। जी। इस नाम का आदमी, उसने ये फलाना एक सिगरेट मुझसे खरीदा है, जी। इतने का मैंने बेचा है, इतने का साथ टोकन लगा हुआ है और ये रसीद है। जी। ये सबसे छोटे से मैंने बात की है। अब गाड़ियों पे चले जाएं, घरों पे चले जाएं, अब अमीर आदमी जो है ना, वो कहता है जी चलो सारे जने चलिए जी उमरा करन, और की जी कि रमजान दे विच उत्थे असी सारा महीना रहना। अरे रिवाज बन गया, ये फैशन बन गया, और उसका खर्चा पता कितना आंदा है? करोड़ों रुपए का अमीर आदमी जी करके जी आंदा जी उमरा करके आना। वो बगाता पहले तो टैक्स लेके आया कि नहीं आया? जी। वो अब टिकट होगी तो उसमें भी टैक्स होगा, जो पैसे साथ में जाएगा तो उसमें भी टैक्स होगा, बाहर बच्चे को पढ़ाएगा तो उसमें भी टैक्स होगा, जो इंडस्ट्री वाला चीज खरीदेगा बाहर से जी वो जो है वो कोई टैक्स नहीं देगा। उसने बाजार से खरीदना डॉलर। इस वक्त हमारे पास डॉलर नहीं है, एक ही कमी है मेरे सिस्टम में कि डॉलर कब बढ़ेगा। डॉलर बढ़ने का भी तरीका, वैसे अल्लाह ने एक तरीका कर देता है, आ रहा 7-8 दिन तरीका, तेल निकला है तो डॉलर ही लाइना लग जाएंगे। खैर मैं उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर मेरा फीचर आ रहा है 1-4 दिन में, तो वो भी मैं चाहता हूँ उसको हम अपने इस्तेमाल में ना लाएं। उस आमदन को हम गुरबा से मुराद है सारी दुनिया के मुसलमानों में तकसीम करें उस तेल को। अगर सऊदी अरेबिया ने और ईरान ने ऐसा किया होता तो आज मुसलमान जहाँ पे होता, ये खुद ही खा के सड़कें बना के और अमेरिका को अमीर करके चले गए हैं। जी वो बात की बात है। तो इस तरह ये 100 खरब का इकट्ठा होना, इसके अलावा और हल कोई नहीं है। आपकी नजर में 100 खरब इकट्ठा करना कोई बड़ा मसला मैं कहता हूँ मैंने 200 खरब की भी दी है जहन में कैलकुलेशन। मैं 100 खरब पे सर मेरा आपका जवाब आ गया। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ जिसने इफ्तिखार खान साहब ने इशारा करवाया। ये निज़ाम हम ला के इम्प्लीमेंट करके फिर हमने 5 करोड़ की फिगर रखी है।
जब 25,000 हमने सैलरी कम से कम रख दी हर बंदे की, तो उसे 5 करोड़ तो वो लोग पूरे हो जाएंगे, उनके सिस्टम के मुताबिक ओके होगा तो फिर पैसे आएंगे ना, आमदन बढ़ेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे खान साहब कह रहे हैं पर्ची सिस्टम, इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम, दुबई में कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ वहाँ लाइसेंस है और इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम है। जो भी चीज़ खरीदनी है इनवॉइस लेनी है आपने। अगर पाकिस्तान में ये हो जाए जैसा खान साहब कह रहे हैं, हमारी जो इकॉनमी है सारी डॉक्यूमेंटेड हो सकती है। हमें 20% अगर ले भी तो हर चीज़ को बंदे को हक है, जैसा खान साहब कह रहे हैं मेरे पास कुछ भी है मैं उसका मालिक हूँ, मुझे कोई ना पूछे। जब मुझे कोई पूछेगा नहीं आपके पास क्या है, मैंने जितना खर्च करना है उस पर टैक्स देना है, तो वैसे भी सारे फ्रॉड खत्म हो जाएंगे, वैसे भी सारे करप्शन खत्म हो जाएंगी, वैसे सारे वो जो हुकूमती और आपस में अवाम के दरमियान जो राब्ते हैं वो गलत फहमियाँ वो वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी। आप दुबई के और खान साहब के निज़ाम से कितना इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, असल में अभी हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे दुबई की निज़ाम। जी जी सारे पाकिस्तानियों को एक थोड़ी सी बात शायद नॉलेज नहीं है। जी जी दुबई में जितने आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं उस पर 5% टैक्स है। ठीक है। ये लोग समझते शायद टैक्स फ्री है। दुबई तो ग्रॉस वैल्यू के ऊपर 5% टैक्स ले लेता है। पाकिस्तान में इतना है नहीं, हमारी एक्सपोर्ट पर 1% टैक्स है। जी जी दुबई में टैक्सेशन एक्सपोर्ट पर भी 5% है और इंपोर्ट पर भी 5% है। जी जी उसके अलावा जो दुबई की बैकबोन है कलेक्शन की वो है म्यूनिसिपल टैक्सेशन। जी जी म्यूनिसिपल टैक्सेशन से क्या मुराद लेते हैं? मैं अपने घर से निकलता हूँ रोजाना 12 अंडरपास क्रॉस करता हूँ और अपने ऑफिस आता हूँ 0 टैक्स इन पाकिस्तान। जी जी दुबई में मेरा अपना ऑफिस है, मैं वहाँ पर 4 अगर मैं अंडरपास क्रॉस करता हूँ तो 16 यूएई दिरहम मैं सालक अदा करता हूँ। 4 दिरहम पर अंडरपास में टैक्स देता हूँ। जी जी यानी कि एक अंडरपास के नीचे से गुजरने का 140 रुपए देता हूँ। आप सारे बात तो करते हैं पाकिस्तान तो जन्नत है यहाँ पर। जी जी हम लोगों ने तो अपने लिए एक टैक्स फ्री स्टेट तो ये है जो हमने पाकिस्तान में बनाई हुई है। जी जी बेसिकली बाकी खान साहब के निज़ाम से जो बेसिक मेरा इख्तलाफ है ना, जी। उसकी जो बुनियादी वो जो assumptions है ना, जी। उनके ऊपर मुझे वो इंसाफ पे मबनी नहीं है। जी जी आप चाहते हैं कि इंसाफी यार, वो निज़ाम हर तरह- जी, देखिए जी। मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूं। जी जी आप ये कह रहे हैं कि 25,000 तनख्वाह हर एक की होगी, जी, जी। ये तो वो बात है कि पुटिंग अ हॉर्स बिफोर द कोर्ट, और पहले घोड़ा लगाना ही है। अभी पहले 25,000 फिर तनख्वाह तो कर लेना। जी, यहाँ पर पाकिस्तान में जो एवरेज इस वक्त हमारी तनख्वाह है जी, जी। वो बावजूद इसके कि मिनिमम 10-12,000 12,000 है। जी, जी। अभी तो वो बात आपकी बेसिक आपके सारे इशारे ही गलत हो जाते हैं ना। जी, जी। जब आप एक निजाम की बेस तो ठीक कर लेना पहले। जी, जी। वो 25,000 करने के लिए तो हुकूमत को बेशुमार सब्सिडी देनी पड़ेगी या लोगों को डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, वो तो निजामी चौक हो जाएगा। जी, जी। दूसरी बात यह है, इनकी किताब मैंने पढ़ी है सेहत के मामले में। मैं आपको एक वैसे मिसाल दूं इस नहीं वक्त उमर जो- साहब, पहले बात खत्म होने से पहले एक सवाल मेरा है आपसे। हाँ, हमारा एक बच्चा पैदा होता है ना, उसकी दवाई भी, मेडिसिन भी, उसका पैम्पर भी, उसका पानी भी, हम टैक्स उस पर भी अदा करते हैं। बच्चा पैदा होते ही एक बंदा, जब वो बच्चा जवान होता है और जब वो कब्र की तरफ जा रहा होता है ना, उसका कफन जो आता है ना, उस पर भी वो टैक्स अदा करके उस कफन पे भी वो जा रहा होता है। पैदा होने से लेकर मरने तक इनडायरेक्ट टैक्सेस वो सारी ज़िंदगी भुगत रहा है। अगर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हमारा मुकद्दर है तो फिर खान साहब की तो बात सही है, 20% सबसे ले, फिर तो वो दूसरे का बुनियादी हक है, जो मर्जी करे। सर गुजारिश मेरी समझे, जी, जी। कौन इनडायरेक्ट टैक्स देता है? यही तो गलत फहमी है हमारी। नहीं, हर चीज में तो देखिए, अदा कर रहे हैं। देखिए, आप जी, देखिए जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम सिर्फ वो देखिए, यही तो गलती जी। मसलन आप जो वीट इस्तेमाल कर रहे हैं जी, जी। उस पर कोई टैक्स नहीं, ना इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं। आप चावल खाते हो उस पर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है। आप पैम्पर की बात कर रहे हैं ना, पैम्पर आप 57% आबादी आपकी बिलो पॉवर्टी लेवल है, आप उसको पैम्पर की तरफ ला रहे हैं। जी, वो तो जी। बेचारी को पता ही नहीं पैम्पर क्या होता है। उसको तो वो कभी आप थर में जाकर देखे, एक कुएं के गिर्द जब 300 बंदे खड़े होकर 300 फुट नीचे देख रहे थे, आप उनसे टैक्स लेने की बात करें। ये निजाम बेइंसाफी पर मबनी है, जो हर एक से कहता है टैक्स लेना है मैंने। जी, जी। दुनिया सारी में आप मदीने की रियासत का क्या कॉन्सेप्ट है? जी, जी। मदीने की रियासत में गरीब पर टैक्स थोड़ी होता है। मदीने की रियासत में अमीर से टैक्स लेकर गरीब में बांटना होता है। जी, जी। ये आप जो इस वक्त निजाम है, मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा। जी, जी। ये निजाम तो रॉटन आउट हो गया हुआ है, ये खत्म हो मौजूदा गया जो निजाम है, ये खत्म हो गया जी, हुआ जी। है।
इसके अंदर तो सर्वाइवर 5 साल बाद वैसे ही नहीं है। जी, जी। ये जो अगर हम चला रहे हैं ना, इसमें हुकूमत कोलैप्स नहीं, मुल्क कोलैप्स होने का चांस है। जी, जी। क्योंकि जैसे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और आपकी आमदन नहीं बढ़ रही, अल्टीमेटली आपको मुल्क, वो ये चाइना ने कहना है हेमन टूटा की बंदरगाह श्रीलंका से कैसे लिया उसने? जी। उसने कहा मेरा कर्जा दो, जी। श्रीलंका ने कहा जी कर्जा नहीं, उसने कहा फिर बंदरगाह दे दो। जी। ये आपको अल्टीमेटली चाइना, आपका क्या ख्याल है, को मोहब्बत में दे रहा है चीजें अल्टीमेटली कोई? और मैं इसमें चाइना की गलती नहीं, गलती हमारी है। तो इसका मुतबादल सर, इसका मुतबादल आई एम नॉट, इनके निज़ाम से मैं इख्तलाफ जरूर कर रहा हूँ बेसिस के ऊपर। इनका निज़ाम की गलती नहीं है। जी, जी। एक तो मैं ये सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है। सेहत के निज़ाम में मसलन इनकी गलती क्या है? जी, जी। इन्होंने जो मैं लाहौर में एक हॉस्टल है, शेख ज़ैद हॉस्टल, जी, जी। उसका सालाना खर्च भला कितना है? जी, जी। 6.25 अरब रुपया। 6.25 सालाना खर्च की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन योर चेयर बैठकर। अब आपके पास PKLI बना है लाहौर में, कितने में बना है भला? 31.5 बिलियन में। ये जो प्रपोज कर रहे हैं उसमें सेहत का निज़ाम नहीं चल रहा। एक आपको लोगों को पता है, यहाँ पर मैं बताऊं, इस वक्त जो पंजाब का सेहत का बजट और तालीम का बजट है, जी, जी। वो तो 200 बिलियन प्लस है। 200 बिलियन प्लस है। आपको ये पता, ये मैं यही तो कर, इस मसला क्या है? जी, जी। इस निज़ाम में डिलीवरी नहीं दे रहा। जी, हम तालीम के ऊपर इतना पैसा खर्चते हैं, हजार स्कूल बनाया हुआ, वो डिलीवरी नहीं दे रहा। जी, जी। इसका रॉटन आउट सिस्टम है। इस सिस्टम को बदलने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन ये कहना कि हम टैक्सेस में से असल में जो लोग तनासुब देखते हैं ना हेल्थ और वो एजुकेशन का, वो फेडरल बजट का लेते हैं। जी, जी। वो ये नहीं देखते कि हेल्थ और जो एजुकेशन है दैट हैज बिकम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और प्रोविंशियल हुकूमतें अपने बजट का 30 से 35% इन दो चीजों पर खर्च नहीं है। 30 से 35%। हमें लोगों को एजुकेट करने, एक मैं बताऊं, मैं जो मेरा घर शेख ज़ैद हॉस्टल के पास था, सारी जिंदगी का मैं उधर, तो मैंने तो देखा है जब इमरजेंसी में हम जाते हैं, हम वहाँ पर बेहतरीन हमें वो पीड्स की वार्ड में बच्चों को मेरे देखते हैं, और बड़ा सस्ता सा होता है 50 रुपए पर्ची। तो मुझे बताइए ये हुकूमत फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, हजार हाँ बंदा। असल मसला आपके मुल्क में है जो आपका आबादी का प्रेशर है। जी, जी। सर से मैं सिर्फ इसलिए डिसएग्री कर रहा हूँ कि मेरे घर में जितने मुलाजम कर रहे हैं काम, उनकी किसी फैमिली में 6-8 से कम बच्चे नहीं हैं। जी, जी। पाकिस्तान में कौन सी फैमिली का साइज 4 है? जी, जी। पाकिस्तान में तो किसी फैमिली मिनिमम 6, और पाकिस्तान में एवरेज जो देहातों में चले 8 बंदों की एक फैमिली है। जी, जी। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। जब तक हम आबादी का प्रेशर नहीं रोकेंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। जी, जी। हमारा पास सुई गैस खत्म क्यों हो गई है? जी, जी। दुनिया सारी में आप मेरे साथ चले जाए, कई पाइप पर गैस दी नहीं जाती। और भाई जिसने गैस लेनी है सिलेंडर में ले। आपकी 25% गैस तो पाइप की नजर हो रही है। हमें तो देखिए जाया हो रही है, पैसा हमारे पास है नहीं, हम अयाशी की तरफ चल रहे हैं, पाइप पर गैस दे रहे हैं। वो पोठवार में चले जाएं तो 40-40 मील के मकान है, हर मकान को पाइप से कनेक्ट किया हुआ है। यार जुल्म की इंतहा तो हम खुद कर रहे हैं। आई टोटली एग्री कि दिस सिस्टम हैज टू बी रिप्लेस्ड, बट व्हाट हैज टू बी रिप्लेस्ड, इट हैज टू बी सीन कि किस चीज़ के साथ रिप्लेस। इफ्तिखार खान साहब, उमर साहब ने जिस तरह सेहत के निज़ाम पे बताया 200 प्लस, और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी सेहत पे और तालीम पे 35% वो खर्च कर रही हैं। तो आपका जो मुतबादल नाम उसका और मुतबादल निज़ाम ही आता है तो किस तरह मुमकिन होगा? सारे पाकिस्तान में 100 बेडरूम के 2000 हॉस्पिटल 5 सालों में बनाने हैं। जी, जी। और वहाँ पे हर शख्स को एक सेक्टर, 5 सेक्टर में एक, जी, जी। इसलिए 2000 आ रहे हैं। तो हर जो है हॉस्पिटल उसको अगर हम ये इकट्ठा करेंगे, ये वाला सिर्फ 20,000 4,000 जो मैं कहता हूँ ना हेल्थ इंश्योरेंस देनी है 2,000 रुपये महीना, जी, जी। इस बेस पे इकट्ठा करेंगे तो एक हॉस्पिटल को 19.5 करोड़ रुपए मंथली अवेलेबल होंगे। ठीक है। फॉर केसेस जो के हॉस्पिटल्स वाले करेंगे, और वो पब्लिक ही होगी, वो भी डॉक्टर्स। अच्छा, वो जो है ना 19.5 करोड़, उसका ये गवर्नमेंट की अपनी इंश्योरेंस कंपनी होगी, नो लॉस नो प्रॉफिट पे। जी, जी। और अगर इस पे ज्यादा खर्चा होगा तो गवर्नमेंट तो मेरे हिसाब सिस्टम में हेल्थ पे 1 टका नहीं खर्च करेगी मेरे हिसाब से, ना एजुकेशन पे करेगी। सिर्फ वो जो सब्सिडी की जरूरत होगी, एडिशनल खर्चेगी, वो पंप करेगी, और बढ़ाएगी नहीं 6,000 से। जी, जी। 6,000 से 19.5 करोड़ एक हॉस्पिटल, जो कि 100 बेड का है,
और हर 5 सेक्टर में एक बनेगा। 5 साल में ये 2100 आधे तो हम ये एग्जिस्टिंग को प्रमोट करेंगे ना उसका बल, जी जी मौजूदा उनको, और जी, आधे नए बनाएंगे जी, और जी। अगले 5 सालों में वो भी नए बना देंगे। तो इस तरह हेल्थ इंश्योरेंस मैं कहता हूँ ना कि ये अप्लाई कर देंगे। सारी दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस ही चलती है, जी जी कहीं और कोई और सिस्टम नहीं है। हम दे रहे हैं कि ठीक है जी दुआओ आओ पर्चियां लो ये करो वो करो, उथे तो दुकान के तक परे कर देंगे। जी जी यहाँ मैं सरकारी, आज जी, तक किसी अस्पताल हो जे गया ही नहीं, मैं गया इतने मैंने किसी ने पूछना ही नहीं, हालांकि मैं चंगा भला खांदा पींदा पढ़िया लिखा आदमी है। जी जी इस करके साडे मुल्क दे विच जिहड़ा है ना हेल्थ वास्ते इंश्योरेंस तो हर आदमी हेल्थ इंश्योर्ड होगी। जी जी ओड़ा जरा ना एंबुलेंस का खर्चा जी जी वो भी देगी। फिर उत्थे हर हॉस्पिटल दे विच एक मैं हेलीकॉप्टर का पैड बनाया है, मैं हर चीज़ के नक्शे अपने बुकां दिते ने। उतों अगर एमरजेंसी है ना इमरान खान के हॉस्पिटल शिफ्ट होना फौरी तौर के उत्ते तो अद्धे घंटे के विच हॉस्पिटल तो और हॉस्पिटल के विच बंदा आ जाएगा और पेमेंट वही अस्पताल करेगा लै गए इंश्योरेंस वाले को। जी जी मेरे हिसाब दे विच जो इमरान खान परसों ही बात कर रहा था, ये कल कर रहा था कि पता नहीं 600 अरब कितने कहता है जी मेरा डेफिसिट है डेली तो का सारे योमिया 600 अरब उसका 600 करोड़ सूद अदा करना पड़ता है। नहीं कर्जा। सूद नहीं, उसका डेफिसिट है और वो कहता है जी मेरे कैसे पूरा होता है, लोग मुझे दे रहे हैं ज़कात दे रहे हैं और अच्छा, दूसरी जी। चीजें दे रहे हैं तो मेरे तो हर साल आमदन बढ़ रही है। जी जी ये गलत यूज है ज़कात का, ये सूद सिस्टम गलत है कि आप हॉस्पिटल इमरान खान के हॉस्पिटल को सारे दे रहे हैं और उससे इलाज हो रहा है। वो कहता है जी 15% मेरे लोग जो हैं ये अमीर लोग पे करते हैं। मैंने भी 2 कराए हैं वहाँ पे बड़े ऑपरेशन जी। इमरान खान पे 16-17 लाख रुपया पे करके आया हूँ, लेकिन मेरे साथ एक गरीब आदमी पड़ा होता था जी जी उसी कमरे में, एक कमरे में 2 और एक वो पुराना आदमी रखते थे जिसके पैरों में जूती भी नहीं है जी जी और वो मुफ्त थे। 85% लोगों को फ्री इलाज हो, लेकिन किस पे हो रहा है, ज़कात पे हो रहा है। जी, जी। गलत है ज़कात का ये सिस्टम स्कूलों के लिए हॉस्पिटल के नहीं है, जी। ये गवर्नमेंट का काम है हॉस्पिटल को चलाए। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ जवाब आ गया, टाइम हमारे पास कम है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 50 लाख मकानों का ऐलान किया था और वो बनाने का भी किया था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले उनकी एक स्टेटमेंट आई है बहुत मुश्किल काम है, जो अप्रैल में उन्हें लॉन्च तो करना है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। इफ्तिखार खान साहब ने अपनी किताब में 10 साल पहले लिख दिया 50 लाख मकान किस तरह बनेंगे, और आप उससे मुतफिक हैं सर? देखिए पाकिस्तान को 50 लाख मकानों की तो बड़ी अशद जरूरत है। जी जी इस वक्त जो पाकिस्तान में हाउस होल्ड की कमी है वो 1.25 करोड़ मकानों के करीब है इस वक्त जो है, जी। एक्यूट शॉर्टेज है क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए प्रॉपर घर तो नहीं है। जी जी लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि वो घर बनाने के लिए सरमाया, जी, असल जी। बात ये है वही खान साहब वाली बेसिक थीम कि आमदन तो आनी चाहिए ना पहले। जी, जी। जो मैं भी इनके साथ मुत्तफिक होते हुए इख्तलाफ यही तो कर रहा हूँ कि आप जो उसके सिस्टम ठीक है जी। लेकिन आपके जो वो बेसिक है ना कि 25,000 बेसिक, आमदन वाला जी, वो जी। मैं नहीं समझता। वो तो समझ अभी में नहीं 10 आ साल भी नहीं हो सकता पाकिस्तान में ना, अभी पहले करे तो सही। जी, जी। तो खैर उसको अभी हम मकानों की बात करें, अभी जो हुकूमत पाकिस्तान को एंड रिजल्ट या एंड उनको पता लगा है कि हम कर सकते हैं ना, वो ये है कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा जी, जी। लेकर ये मकान मुफाहमती बस याददाश्तों को सीधी जी, यार जी, मुफाहमती साइड को ना छोड़ें जी, जी। क्योंकि कर्जा लेकर हम बना सकते हैं, हमारे पास सरमाया नहीं है इस जी, वक्त जी। जो पाकिस्तानी हुकूमत का। ठीक है अगर वो अवाम को रिलीफ देना चाहता है और कर्जा लेकर भी देना चाहता है, मेरा ख्याल में वो भी जायज जी। ही है। जी, जी। लेकिन बात क्या है वो उसके बाद वो घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, जमीन तो सरकार के पास बेशुमार होती है। सर वो एक घर का बजट भी जो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है ना, सबसे छोटे घर का 5 मरले का वो 30 लाख रुपया बताया जा रहा है। 30 लाख में मामूली सा मकान 5 मरले का एक मिलेगा, लेकिन इफ्तिखार खान साहब कहते हैं अपने निज़ाम उसके ऊपर में मैं बड़ी देखिए जी, जी। 5 मरले में अगर आप 1200 स्क्वायर फुट के 2 फ्लोर्स तो 5 मरले स्क्वायर फुट कितने होते हैं पहले तो ये तय कर लेना। जी जी 225 फुट का एक मरला और 5 मरले के बाद 1250 से कुछ ऊपर नीचे 1150 स्क्वायर फुट हो गए। जी जी इसमें से कवर्ड एरिया अगर आपका 800 स्क्वायर फुट भी हो एक फ्लोर का तो जी। 2 फ्लोर आपके 1600 स्क्वायर फीट के होते हैं। जी जी 1600 स्क्वायर फुट का अगर आजकल आप सिर्फ वो जिसको कहते हैं ना ग्रे स्ट्रक्चर बनवाने जाए जिसमें अभी आपने
मार्बल फ्लोरिंग या किचन कैबिनेट्स नहीं लगाई होती, सादा बिल्कुल घर रड़ा मैदान जिन, वो 16 लाख में बनता है। 16 लाख जी। इफ्तिखार अब खान साहब, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट भी तो करना है। जी जी मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि बैरिया टाउन वाले मास स्केल पर घर बनाते हैं, जी जी वो उनसे शायद ये हेल्प ले लें अगर लेना चाहते हैं। मैं उनके साथ, मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे सस्ता वो उनकी मास मशीनरी और जो उनके पास टूल्स हैं उनका भी जो है ना वो उनसे भी सस्ता है। जी इफ्तिखार खान साहब, आप तो कहते हैं 7 लाख में 5 मरले का डबल स्टोरी। सही सही टॉपिक सर टाइम कम है सर, बस टाइम, बस जी, बस जी, बस जी, मुझे अब सारा बाकी जी, जितना जी, भी है दे। बात ये है कि इस वक्त जो घर बन रहे हैं जी, जी। अमीरों के, जिसमें मेरा घर भी शामिल है, जी, मैं जी। डिफेंस में रहता हूँ, मेरे सारे बहन भाई डिफेंस में रहते हैं, जी, जी। खाते पीते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बनाए उन्होंने और करोड़ों रुपए के बनाए। अब वो कैसे बने हैं? इस पे गवर्नमेंट का टका नहीं लगा, इन सड़कों पे गवर्नमेंट का टका नहीं लगा, जी जी इसमें फैसिलिटीज का गवर्नमेंट का टका नहीं लगा। घर इतने बन गए हैं लाहौर में इस वक्त, मुझे तो फिगर याद है क्योंकि मैं इंजीनियर भी रहे, नहीं, साहब मेरा एमडी वासा भी वासा रहे। से ताल्लुक जी था। जी तो लिहाजा वो जो घर बनने हैं ना, उस पे गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगना। ये वर्ल्ड बैंक कहां से आ गया? जी, जी। भाई ये उसमें सिस्टम ठीक करो, डायरेक्शन ठीक करो। जी, जी। आपको सबसे पहले जमीन जिसने बना, फर्ज करो मैं ठेकेदार हूं, मुझे कहते हैं जी 500 घर यहाँ पे बनाओ, ये बॉर्डर के साथ, यहाँ जी। पे इस गांव में 500 घरों की जरूरत है, तो मैं कहूंगा ठीक है मैं बनाता हूं। ये कहते हैं ये लो जमीन, जी। ये जमीन उसको गवर्नमेंट दे देगी, गवर्नमेंट फ्री हो गई, जमीन फ्री हो गई। जी। अब मैंने 400 रुपए, 4 रुपए की ईंट करनी है। जी। हमारी मुल्क में ईंट सबसे गंदी ईंट है दुनिया की, जी, और वो 10 रुपए मैंने तक जाती है। अपनी सर्वाइवल ही ईंटों पे करनी है। जी, जी। अपने मुल्क की सर्वाइवल जी, वो जी। इस तरह है, वो सिस्टम पढ़े तो पता चलता है ना। जी, जी। अब बात ये है कि वो जो घरों का जिसपे 5 मरला का मकान 7 लाख में। हाँ, वो असल में बात ये है कि वो है 23 फुट ठीक है जी, ठीक है, 23 फुट इधर में 23 फुट डबल स्टोरी। जी। मैंने इस किताब में ईंटें तक निकाली हैं। जी, जी, ईंटें कितने उसमें लगी उसमें? मैंने सारी ईंटें जितने की भी ईंट है ना, मैं तो 4 रुपए की ईंट पे ले जा रहा हूँ। उस जी, जी। वक्त तो 8 रुपए थी, आजकल तो 12-13 रुपए है। जी जी अच्छा, फिर मैंने हर चीज को मुल्क में सस्ता करना है। जी जी अल्लाह झूठ ना मिलाए, 5 लाख का घर बना के दूंगा, 7 से मैं 5 पे आ गया हूँ यहाँ पे। यानी 7 लाख का अपनी 5 लाख का हाँ 5 जी, मरले का मकान। इतना मेरा मतलब वो 23 फुट में कितनी ईंटें सारा इकट्ठा कर देना। जी जी मेरे पास एक मेरा गरीब आदमी जिसका वो घर गिर गया था, वो जो जल्जला आया था, मेरे पास वो मेरे घर में वो ड्राइवर मुलाजिम था था, या जी। कुछ था, तो वो आया जी मेरा घर गिर गया है, तो वो मैं घर बनाना है, मैं उन्हें 10 लाख रुपया, जी जी मैं कह जाके तू बना ले। उन्हें गया ना जाके, उन्हें 20 बाई 20 फुट दे 4 कमरे खड़े कर देते, जी। 20 बाई 20 फुट दे 4 कमरे खड़े कर देते उत्थे, और आ गया जी लाख रुपया मुक गया। जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਲਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। जी जी ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, जी जी 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। जी जी अगर वो उसने कैसे बना लिया था? उसने छत डाली तो उसमें बजरी भी डाली, उसमें सीमेंट भी डाला है, उसमें सरिया भी डाला है, जी जी कच्चा नहीं बना दिया उसने, पक्का 20 बाई 20 फुट के 4 कमरे 2 लाख में उसने बना दिए। अब देखे ना सारा ये जो खालसा फरमा रहे हैं ना पर स्क्वायर फुट, ये पुरानी हिस्ट्री है, हमने इसी को तो तोड़ना है, बिल्कुल ठीक है। इसी को तोड़ना। जी, मेरे जी। वालिद साहब जब मैं छोटा सा था, मुझे आगे कहते हैं इफ्तिखार मुस्लिम टाउन और वो बने सन क्वार्टर्स, जी जी गवर्नमेंट क्वार्टर्स, पुत्र सामने जमीन 5 रुपए मरले मिलती है, ले लिए। जी जी ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਰੀ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਗਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ नहीं जाना। जी जी हम पहुंच कहाँ गए हैं? अब तो 5 मरले का 1.5 करोड़ रुपए का, तो कोई बस शक नहीं। बात तो गरीब के आदमी के सर को छत देनी है। जी जी तो इसका मेरा ये एक तरीका। जी जी उमर इकबाल खान साहब आपको बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार खान साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे इफ्तिखार खान साहब कह रहे हैं
5 मरले का मकान डबल स्टोरी 23/23 का, वो भी 5 लाख में भी बन सकता है। और हमारी हुकूमत परेशान है 50 लाख घर बनाने के लिए, लेकिन इस निज़ाम के तहत वो बन सकता है, उनके निज़ाम के जो मौजूदा निज़ाम है उसके तहत तो नहीं बन सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम में अगर कोई आपको कोई बात समझ ना आई हो, आपको इस निज़ाम से कोई इख्तलाफात हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप फ़ोन कर सकते हैं जब चाहे। आपका जब दिल करे प्रोग्राम पे इफ्तिखार खान साहब का नंबर मौजूद होता है, उस पर आप कॉल करें, उनसे मालूमात हासिल करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।